हीरानगर गांव में विजय अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विजय मजदूरी का काम करता था। उसे गांव में जहां भी मजदूरी का काम मिलता वो कर लेता था। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अरे मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है। मेरी सोनी पढ़ लिख कर एक दिन अफसर बनेगी, देखना। पापा मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई करने दीजिए, रात हो जाएगी तो मैं अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूंगी? वैसे भी हमारे घर में बिजली नहीं है। सोनी की इस बात पर विजय चुप हो जाता है, क्योंकि सच में उसकी झोपड़ी में बिजली नहीं थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर में मीटर लगवा सके। वो अपनी बेटी और पत्नी से नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गांव में बसंत ऋतु खत्म हो जाती है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। अप्रैल मई के महीने में ही गर्मी अपनी चरम सीमा पकड़ लेती है। सुगंधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कह रही थी कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी से ही तापमान 40-45 डिग्री पहुंच जाता है। कुछ करिए ना, बिना बिजली के पंखे के इस गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तुम सही कह रही हो, गर्मी तो सच में बहुत पड़ रही है। मैं आज काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ बाहर कुछ जुगाड़ बन पाता है तो। वैसे सोनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। होगी बगल वाले राजू भैया के यहाँ। उनके घर में कूलर है ना, तो उन्हीं के यहाँ रहती है दिन भर। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। विजय अपने मजदूरी के काम को ढूंढने गांव के चौक पर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त हीरा से होती है। आ भाई विजय, यार काम बड़ा मंदा चल रहा है, अभी तक कोई काम नहीं मिला मुझे। और बता, सब ठीक तो है भाई? अब कहाँ ठीक है हीरा भाई, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तुझे तो पता ही है मेरे घर में बिजली नहीं है, तो बहुत मुश्किल से समय कट रहा है यार। मैं तो फिर भी बाहर आ जाता हूँ, घर में बच्चे पत्नी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। मैंने तो 8,000 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा है भाई। अरे भाई क्या बताओ यार, बहुत ही ठंडी हवा देता है यार, और रात को जो है बहुत ही अच्छी नींद आती है। हीरा भाई, तू तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है यार। सुन, एक बात कहूँ, क्या तू मुझे अपनी बिजली की तार में टाका लगाने देगा? बदले में मैं तुझे महीने में 100-200 दे दिया करूंगा यार। नहीं नहीं भाई, नहीं, ये सब गलत काम मैं नहीं करता यार। देख, बुरा मत मानना, दोस्ती अपनी जगह है, और वैसे भी टाका लगाने से बिजली में कम वोल्टेज आता है यार, समझा कर। तो तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तू अपनी बिजली मुझे नहीं देगा? अरे यार, तू तो अब बुरा मान रहा है। देख, मैंने कहा ना कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन भाई देख, मैं ईमानदार आदमी हूँ और ईमानदारी से ही काम करता हूँ, समझा? विजय समझ जाता है कि हीरा सिर्फ बड़ी बड़ी हाँक रहा है। असल में वो नहीं चाहता कि विजय उसकी बिजली में टांका लगाए। तभी उन दोनों को मजदूरी का काम मिल जाता है। काम करके विजय जब शाम को घर लौट रहा था तो उसे अपनी बीवी की बात याद आती है। वैसे सोनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। होगी बगल वाले राजू भैया के यहाँ। उनके घर में कूलर है ना, तो उन्हीं के यहाँ रहती है दिन भर। घर तो जा ही रहा हूँ, चलो सोनी को भी लेता चलता हूँ। सुगंधा कह रही थी कि वो दिन भर राजू भाई के यहाँ ही रहती है। ऐसा सोचते हुए विजय अपने पड़ोसी राजू के घर की ओर जाता है। वहाँ पर वो जो देखता है उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। उसकी बेटी वहाँ जमीन पर बैठी थी और राजू का परिवार सोफे पर बैठकर फल खा रहा था। तभी राजू की बीवी ने कहा, ए लड़की, जरा ये कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाला, और हाँ, ये जरा प्लेट खंगाल के रख देना। ठीक है आंटी। सोनी कचरा उठाकर फेंक देती है और साथ में प्लेट भी धो देती है।
सोनी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। सोनी गिलास में पानी ले आती है, लेकिन वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है, जिस वजह से पानी सोफे के ऊपर गिर जाता है। लड़की, ये तूने क्या किया? मेरा इतना महंगा सोफा गीला कर दिया और मेरे कांच का गिलास भी तोड़ दिया। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। गुस्से में राजू की बीवी सोनी को एक थप्पड़ मार देती है। विजय इससे आगे नहीं देख पाता। बहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की है? अरे इतनी छोटी सी बच्ची से आप काम करवा रही हैं? जाहिर सी बात है गलती तो इससे होगी ही। अरे ये सिर्फ 5 साल की है। वाह 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 वाह, एक तो हम पूरे दिन तुम्हारी बेटी को कूलर के सामने बिठा के रखे और ऊपर से तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए। अरे गलती पर एक चांटा ही तो मार दिया, क्या हो गया फिर? देखो, मेरी बेटी पर आज के बाद हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, बता रहा हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन कोई मेरी बेटी पर अपना हाथ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बता रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश कहीं के। आज के बाद तुम्हारी बेटी मेरे घर ना आए, इस बात का ध्यान रखना। सोनी जोर जोर से रो रही थी। उसको रोता देख सुगंधा विजय से पूछती है, क्या हुआ जी, ये इतना क्यों रो रही है? आंटी ने मुझे मारा, बहुत जोर से मारा, देखो उंगलियां छप गई है। फिर विजय अपनी पत्नी को वहां घटित घटना के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से राजू की पत्नी सोनी से अपना काम करवा रही थी और किस तरह गलती होने पर उसने सोनी पर हाथ भी उठाया। उस औरत की इतनी मजाल, उसने मेरी नन्ही सी बेटी पर हाथ उठाया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं सुगंधा, रहने दो, मत जाओ वहां। मुझे उन्हें जो बोलना चाहिए था मैं बोल चुका हूँ। मम्मी, आंटी बहुत गंदी है, मैं अब उनके घर में कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे गर्मी में ही क्यों ना रहना पड़े। अपनी नन्ही सी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस समय अपने आप को एक अभागा बाप महसूस कर रहा था। उसी दिन रात को क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं सुगंधा, मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी है। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और न ही एक अच्छा पति बन पाया हूं। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ऐसा नहीं है, आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। शायद हमारा ही नसीब ऐसा है। चलिए, बहुत रात हो गई, आप सो जाइए। ऐसा कहकर सुगंधा तो सो जाती है, लेकिन विजय को सारी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसे कबाड़ी की दुकान पर एक टेबल पंखा दिखता है। भैया, ये टेबल पंखा बिकाऊ है क्या? हाँ भैया, आपको चाहिए? हाँ हाँ, कितने का बेच रहे हो? भैया 800 रुपया में ले जाइए। क्या कहा? 800 रुपए? 800 रुपए तो बहुत ज्यादा है। वैसे भी ये पंखा देखो ना, बहुत पुराना दिख रहा है, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसके 500 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन वो भी एक साथ नहीं भैया, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, चलेगा? देखिए, आप हमारे ही गांव के हैं, हाँ, तो मैं जो है आप पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन भैया मैं कीमत कम नहीं करूंगा। एक तो आप मुझे थोड़े थोड़े पैसे देंगे, ऊपर से कीमत भी कम कर दूं, ऐसा नहीं होता भैया। सुगंधा, ये पंखा रखो, मैं शाम को आकर इसे चलाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कबाड़ी वाले के दुकान से खरीद कर लाया हूँ। विजय शाम को जब घर आता है तो सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं रात को खंबे में ही टाका लगा लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब बिजली विभाग वालों के आने का टाइम आएगा तो मैं इसे हटा लूंगा।
गरीबी का मारा विजय अब अपने परिवार के लिए बिजली की चोरी भी कर सकता था। रात को सबके सो जाने के बाद वो खंभे में अपनी तार फंसाता है और तार को अपने घर तक ले आता है। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। सुगंधा, मैंने खंबे में टांका फंसा लिया है। अब ये पंखा चल पाएगा। सुनो, तुम ये बात किसी को लेकिन बताना मत, ठीक है? विजय पंखे से जैसे ही तार जोड़ता है, पंखा चलने लगता है। पंखे की हवा खाकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद पंखे की हवा खाई है। हाँ मम्मी, आज तो रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो पूरा परिवार खुशी खुशी रात का खाना खाता है। रात भर वो तीनों बहुत गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होने लगती है, पंखा गर्म हवा देने लगता है। अरे, ये पंखा दिन में इतनी गर्म हवा क्यों दे रहा है? हमारी ये घास फूस की झोपड़ी धूप में बिल्कुल गर्म हो जाती है, ऐसे में पंखा गर्म हवा तो देगा ही। विजय काम पर चला जाता है। उसके पीछे से उसकी बेटी पंखे की गर्म हवा के कारण बेहोश हो जाती है। क्या हुआ सोनी? उठ मेरी बच्ची। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब मैं क्या करूं? सुगंधा ठंडे पानी की बूंदें अपनी बेटी के चेहरे पर डालती है, जिससे उसकी बेटी को होश आ जाता है। माँ, ये पंखा बंद कर दो, इसकी गर्म हवा से मुझे घुटन हो रही है। सुगंधा पंखा बंद कर देती है। उन दोनों को फिर से पूरी दोपहर गर्मी में ही काटनी पड़ती है। शाम को जब विजय घर आता है तो वो काफी थका हुआ था। पंखे की गर्म हवा भी उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने आंगन में पेड़ के नीचे जमीन पर ही लेट जाता है और अपने घर को बड़े ध्यान से देखने लगता है। इस पंखे से तो इतनी गर्मी में गुजारा नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ जी? आप इस तरह यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? गर्मी बहुत लग रही थी सुगंधा। यहाँ पेड़ के नीचे मिट्टी पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है। गर्मी तो सच में बहुत है। आप जानते हैं, आज हमारी बिटिया बेहोश हो गई थी। पंखे की हवा से पूरे घर में उमस हो गई थी। मुझे तो लगता है आपका ये पंखा लाना और खंभे से बिजली चोरी करना सब बेकार है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ और ही सोचना होगा। विजय अगले दिन सुबह सुबह बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है और बहुत सारा गोबर भी लेकर आता है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप इतनी सारी मिट्टी और गोबर क्यों लेकर आए हैं? अरे सुगंधा, ये सिर्फ मिट्टी और गोबर नहीं है। तुम मुझे थोड़ा समय दो, फिर देखना तुम्हें इन चीजों का मैं जादू दिखाऊंगा। जादू, हाँ। बस तुम मेरी मदद करो ये गोबर और मिट्टी मिलाने में, ठीक है? विजय और सुगंधा गोबर और मिट्टी को मिलाने लगते हैं और उससे अपनी झोपड़ी की लिपाई करने लगते हैं। नन्ही सी सोनी भी अपने माता पिता की पूरी मदद कर रही थी। तभी वहाँ पर राजू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। देख रहे हो जी, इसको लग रहा है अपनी झोपड़ी को गोबर और मिट्टी से लेप लेगा तो उसकी झोपड़ी कूलर बन जाएगी। मूर्खता की भी हद होती है। भाग्यवान, जब जेब में पैसे नहीं होते ना तो दिमाग यूं ही बंदरों की तरह उछलता है। उन दोनों की बात सुनकर सुगंधा से कंट्रोल नहीं होता। मैं आप दोनों को कब से अनदेखा किए जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों कुछ भी बोलेंगे। और किसने कहा आप दोनों को यहाँ आने के लिए? जाइए अपने कूलर की हवा खाइए। जाने तो सुगंधा, जब वक्त ही हम पर हंस रहा है तो ये तो फिर भी इंसान है। विजय और सुगंधा राजू और उसकी पत्नी को अनदेखा करके वापस अपने काम में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर गोबर और मिट्टी की परत से ढक जाता है। घर को गोबर और मिट्टी से लीपने के बाद विजय अगली सुबह ढेर सारी लकड़ी काट कर लाता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? आपने तो घर को गोबर और मिट्टी से लीप दिया, फिर ये लकड़ियाँ किस लिए? तुम बस देखती जाओ सुगंधा कि मैं क्या करता हूँ। विजय उन लकड़ियों से बड़े आकार का पंखा बना देता है और उसे घर की खिड़की के पास फिट कर देता है। विजय अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन सुगंधा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ भाई।
मैं देख रही हूँ कि आप काम करते वक्त कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे तो वो समय याद आ गया जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तुम भी कैसी बातें करती हो सुगंधा। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी टरबाइन के बारे में सुना है? जल टरबाइन। मैं कुछ वैसा ही बनाने वाला हूँ, समझी? खिड़की के बाहर पानी एकत्रित करने के लिए हमें नाद जैसा कुछ बनाना होगा, समझी? अच्छा, तो आप मैं समझी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? अरे खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी जाता है, हम वहीं पर एक मोटा पाइप लगा देंगे जिसका पानी सीधा हमारी लकड़ी के पंखे पे गिरेगा, समझी? और पानी के गिरने की वजह से हमारा पंखा हर समय घूमता रहेगा, जिस वजह से हमारा घर एक मिट्टी का कूलर बन जाएगा। कूलर, हाँ। वाह जी, आपका दिमाग भी किसी इंजीनियर से कम नहीं है। पूरे 3 दिन की मेहनत के बाद विजय अपना मिट्टी का कूलर घर तैयार कर लेता है। वाह पापा, आपने तो सच में कमाल कर दिया। माँ, कितनी ठंडक महसूस हो रही है ना? हाँ मेरी बच्ची, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तेरे पापा के इंजीनियर वाले दिमाग की वजह से हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और उस रात चैन की नींद सोते हैं। अभी भी उनके पास कोई एयर कंडीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो इस भीषण गर्मी में जी सकते थे। अगली दोपहर उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। घर में कोई है क्या? अरे बेटा, घर में कोई है क्या? कहो अम्मा, क्या हुआ? अरे बेटा, बाहर बहुत ही गर्मी है, मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। सुगंधा बूढ़ी औरत को ठंडा पानी देती है। इस भरी दोपहर में आप कहाँ जा रही हैं अम्मा? बेटा, मेरा तो काम ही है गांव-गांव भटक कर अपनी जीविका चलाना। लेकिन अभी तो बाहर बहुत गर्मी है अम्मा, मैं तो कहती हूँ शाम होने तक आप मेरे घर में रुक जाइए। शाम को जब धूप चली जाएगी तब आप चली जाना। बूढ़ी औरत वैसा ही करती है। वो पूरी दोपहर सुगंधा और विजय के घर में रहती है। उसे वहाँ बहुत ठंडक महसूस होती है। बेटी, तेरा घर इतना ठंडा कैसे लग रहा है? अम्मा, ये तो मेरे पति की वजह से हुआ है। उन्होंने इस घर को मिट्टी का कूलर बना दिया। हाँ, यहाँ पर एयर कंडीशन जैसी ठंडक तो नहीं है, लेकिन किसी पंखे या कूलर से ज्यादा ठंडक है यहाँ। लेकिन अब ये तेरा छोटा सा आशियाना सच में मिट्टी का कूलर घर बन जाएगा। यहाँ एयर कंडीशनर से भी ज्यादा ठंडक होगी। अम्मा की बात सुगंधा को समझ में नहीं आई। शाम होने पर जब वो अम्मा घर चली गई तो सच में उनके घर में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक होने लगी। माँ, आज अपना घर कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं लग रहा। हाँ बेटी, और ये तब से हो रहा है जब से वो अम्मा हमारे घर से गई है। थोड़ी देर बाद विजय जब घर आता है तो उसे घर बहुत ठंडा लगता है। तब सुगंधा उसे सारी बात बताती है। जरूर ये सब उन अम्मा जी के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि विजय के मिट्टी के घर के अंदर बहुत ठंडक होती है। सब उसके घर को देखने आने लगते हैं। तब विजय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने घर के ऊपर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था मिट्टी का कूलर घर। आओ आओ और 10 रुपए की टिकट लेकर मेरे मिट्टी के कूलर घर की हवा खाओ। अरे आओ भैया आओ। हाँ आओ, 10 रुपए बहुत कम है, लेकिन घर के अंदर जो ठंडक है ना वो बहुत ज्यादा है। उन लोगों ने इस तरह अपनी कमाई का एक नया जरिया भी ढूंढ लिया। अब शायद उनकी किस्मत पलट चुकी थी। विजय और उसका परिवार, अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।